Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about unpaid care economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं केयर इकोनॉमी होता क्या है. तो all sorts of activities that are aimed at providing support, care to elderly people या फिर young children, इन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है केयर इकोनॉमी. तो केयर इकोनॉमी की बात की जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, पेड केयर इकोनॉमी एंड अनपेड केयर इकोनॉमी. पेड केयर इकोनॉमी के अंदर वो सारे वर्क्स आते हैं जिसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है टू द सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल नर्सिंग एक्टिविटी इन अ हॉस्पिटल. बट देयर आर सेवरल अनपेड केयर वर्क ऑल्सो, जैसे चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हाउस होल्ड वर्क एट हाउस होल्ड. तो ये सारे जो वर्क होते हैं ये हैं तो केयर वर्क, बट इनके लिए कोई मोनेटाइजेशन नहीं है. दैट इज वाई दे आर नोन एज अनपेड केयर वर्क. नॉर्मली जब भी केयर इकोनॉमी बिना क्लैरिफिकेशन दिए या क्वालिफिकेशन दिए वर्ड इस्तेमाल किया हो केयर इकोनॉमी, तो उसका मतलब इन जनरल होता है अनपेड केयर वर्क ओनली. जैसे यहाँ पे ही केयर ड्यूटीज की जब बात की गई है इस आर्टिकल में, तो इसका मतलब अनपेड केयर ड्यूटी की ही बात चल रही है. बट केयर एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटी जो है पेड भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केयर वर्क आर अनपेड which are discharged by housewives mainly at the household. अब यही कारण है कि जो ये अनपेड केयर वर्क है विच इज द लार्जर शेयर ऑफ ओवरऑल केयर वर्क, इसीलिए कभी कभार केयर इकोनॉमी के लिए या अनपेड केयर वर्क के लिए सीधा सीधा वर्ड यूज कर लिया जाता है केयर इकोनॉमी. ये जो केयर इकोनॉमी है या अनपेड केयर वर्क है, इट इज सीन in linkage with gender disparity, since the care work and that too unpaid care work is disproportionately carried out by women. ज़्यादातर ये जो unpaid care work है वो women करती हैं at household, और उसके लिए कोई उनको remuneration मिलता नहीं है. वो काम तो कर रही हैं दिन भर, लेकिन उसके लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा. So they remain economically dependent on their male counterpart, that is their husbands, and before marriage their father. So that makes them economically vulnerable, and one of the biggest reason behind gender disparity. तो ये जो केयर इकोनॉमी है जिसका लार्जर शेयर है अनपेड केयर वर्क, इसको अक्सर जेंडर डिस्पैरिटी से लिंक करके देखा जाता है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड जेंडर डिस्पैरिटी. उसी कॉन्टेक्स्ट में हाल फिलहाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, द इम्पैक्ट ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन वीमेन लेबर पार्टिसिपेशन. अब अगर आप रिपोर्ट्स के नाम याद रख पाते हैं तो ये मेंस में डेफिनेटली आपको थोड़ा बेहतर मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा. बट प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा रिपोर्ट्स के नाम इन जनरल नहीं पूछे जाएंगे. तो अभी मैं बस बता रहा हूँ, मेन से पहले ये रिपोर्ट्स के नाम वगैरह एक बार फिर से देखने होंगे. और की डाटा भी, तो कई सारे डेटा इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, बट हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रिलीज बाय ILO, हाई परसेंटेज ऑफ वीमेन आउटसाइड वर्कफोर्स इन इंडिया. तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में डेटा देखते हैं. बहुत सारी जो वीमेन हैं वो फॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से नहीं जुड़ी हुई हैं. मैं फॉर्मल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो कोई भी ऐसे पेड रेम्यूनरेटिव एक्टिविटीज में जुड़ी हुई नहीं है. मोस्ट ऑफ द वीमेन, in fact more than half of the Indian women remain outside the labor force. Means whatever activities they are performing, it is not remunerative in nature, it is not monetized, यानी कि उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता है. And this is mainly because they are engaged in unpaid caregiving duties.
तो जहाँ 53% वीमेन आर आउटसाइड द लेबर फोर्स बिकॉज दे आर एंगेज्ड इनटू अनपेड केयर गिविंग ड्यूटीज, उसके बदले में ओनली 1.1% ऑफ मेन आर एंगेज्ड इनटू केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंडिया। तो ये है स्टार्क डिफरेंस। मैं फिर से सरल भाषा में बता दूं तो जो अनपेड केयर वर्क है, खासकर घर के जो एक्टिविटीज हैं, एल्डरली लोगों का ध्यान देना, यंग बच्चों का ध्यान देना, ज्यादातर ऐसे वर्क वीमेन करती हैं। मेन डू नॉट टेक अप सच रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे टेक अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउटसाइड हाउस होल्ड। अब इसको ही क्वांटिफाई किया गया इन दिस रिपोर्ट कि 53% ऑफ वीमेन आर आउटसाइड लेबर फोर्स बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, जबकि ओनली 1.1% ऑफ मेन आर आउटसाइड लेबर फोर्स बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। इस कारण से women are disproportionately sharing higher burden of household unpaid work and that is making them economically vulnerable. ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? बिकॉज इट इज नाउ बिकमिंग अ कल्चरल नॉर्म। धीरे धीरे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है, बन ही गया है कि विमेन जो है घर का काम देखेंगी, मेन जो है वो बाहर का काम देखेंगे, पैसे कमाएंगे। और ये जो कल्चरल नॉर्म है, इट इज लीडिंग टू अ वीसीएस साइकिल फॉर विमेन। इसी वीसीएस साइकिल कैसे? डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई बर्डन ऑफ अनपेड केयर वर्क टेकन बाय वीमेन। तो ज़्यादातर अनपेड केयर वर्क वीमेन उसका टेक केयर करती हैं। तो इस कारण से बचपन से उनका एजुकेशनल अटेनमेंट या स्किल कम रहता है। बचपन से ही एक माइंडसेट रहता है कि वीमेन को तो घर का कामकाज देखना है। तो अगर पढ़ाई लिखाई वो कर भी रही हैं, गर्ल्स अगर स्कूल जा भी रही हैं या कॉलेजेस जा भी रही हैं, तब भी उनको फैमिली इस तरीके से कल्चरली अट्यून करती है कि वो ज़्यादातर घर के कामकाज पे फोकस करे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो घर का कामकाज ही संभालना है। तो इस कारण से एक कल्चर सा बन गया है जिस कारण से विमेन का स्किल लेवल या एजुकेशनल अटेनमेंट लो रह जाता है एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। और इस कारण से उनके लिए लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि वो उतना स्किल नहीं डेवलप कर पा रही हैं, इतना एजुकेशनल अटेनमेंट नहीं हो पा रहा। जब लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग विमेन आर ऑल्सो लेस। जैसे किसी ऑफिस में प्रेस फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे ऑफिसेज में नहीं होता है, क्योंकि विमेन एम्प्लॉयज ही ज़्यादा नहीं है, या फिर सेपरेट लेडीज टॉयलेट नहीं है, क्योंकि उतने विमेन एम्प्लॉयज हैं ही नहीं। तो ये एक वीसीएस सा साइकिल बनता जा रहा है। एम्प्लॉयज के लिए, विमेन एम्प्लॉयज के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो विमेन को हायर नहीं करना चाहते, बट ट्रेडिशनली विमेन ज़्यादा होती ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज लो एजुकेशन अटेनमेंट एंड स्किल। तो इस कारण से फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई सेंस भी नहीं लगता। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तो विमेन इस कारण से जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी सीख कर रही थी वो भी नहीं करती हैं। दे ऑल्सो एंगेज इन टू हाउस होल्ड वर्क एंड दैट लीड्स टू अ वीसीएस साइकिल। इस रिपोर्ट में यह भी सजेस्ट किया गया कि इस वीसीएस साइकिल को ब्रेक करना है, जो वैसे तो पूरे दुनिया भर में देखने को मिलता है, बट इट इज स्पेशली हाई इन केस ऑफ इंडिया। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड करना होगा बच्चों के लिए। जैसे 0 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग जगहों पे क्रेश फैसिलिटीज गवर्नमेंट बैक, ताकि विमेन जो है बच्चों को वहां छोड़ करके आए और काम पे जा सकें। उसके अलावा न्यूट्रिशनल केयर सही तरीके से बच्चों का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑल्सो। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एज वेल एज एजुकेशन जो रूरल एरियाज में आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिलता है अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस दैट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970s में, उस क्वालिटी को और थोड़ा इंप्रूव करना है। रूरल एरियाज में तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हो गया, अर्बन एरियाज में बेहतर से बेहतर क्रेश फैसिलिटीज, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विमेन को एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको निर्देश दिए जाए कि विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इस तरीके के रूल्स तो हैं बट उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एट द सेम टाइम पब्लिक प्लेसेस पे फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि असम सरकार ने इस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप लिया है, पिंक बसेस सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट की हैं विच प्रोवाइड्स फ्री बस राइड टू वुमेन एंड सीनियर सिटीजन इन गुवाहाटी। बस इस तरह के सर्विसेज को और एक्सपैंड करना है।
rather than keeping it quite limited. इस तरीके से विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा एट पब्लिक प्लेस एज वेल एज एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो फिर ये वीसीएस साइकिल धीरे धीरे टूटेगा. प्लस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, ताकि वीमेन जो हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा फ्री हो पाएं, एंड देन वी विल बी एबल टू ब्रेक दिस वीसीएस साइकिल ऑफ अनपेड केयर वर्क लीडिंग टू वल्नरेबिलिटीज ऑफ वीमेन एंड जेंडर डिस्पैरिटी. यूपीएससी ने पिछले साल मेंस में ये प्रश्न पूछा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी उन्होंने केयर इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब ले लिया था अनपेड केयर इकोनॉमी. तो मैंने आपको जैसे पहले पेज पे बताया, केयर इकोनॉमी सब जब इन जनरल लिखा हो तो आप उसका सीधा सीधा मीनिंग अनपेड केयर इकोनॉमी से लगा सकते हैं, अनपेड हाउस होल्ड वर्क से ले सकते हैं. बट अगर आपको लगता है चूंकि ये 250 वर्ड्स में आंसर लिखना था 15 मार्क में, तो केयर इकोनॉमी का जेनरिक सा डेफिनेशन दीजिए, रेंज ऑफ एक्टिविटीज सपोर्टिंग द वेल बीइंग, एंड देन से कि इसके दो पार्ट होते हैं, पेड एंड अनपेड, एंड देन फर्दर बिल्ड की ज़्यादातर जो केयर इकोनॉमी का हिस्सा होता है अनपेड होता है. देन से कि मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके बदले में रेमुनरेशन मिलता है वो बताइए. फिर आप डाटा दीजिए कि कैसे जो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ केयर इकोनॉमी इज बीइंग टेकन अप बाय वीमेन, वो लीड कर रहा है टू द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी. क्योंकि अगला सेगमेंट यही है कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट किया जाए. तो आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा. यहाँ पे इस तरह के डेटा जो यहाँ पे आईएलओ ने दिया है विथ रिपोर्ट, वो सब काम आएगा. जैसे ही आप रिपोर्ट के नाम वगैरह लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं, रिसेंट डेटा, तो आपके आंसर का सिग्निफिकेंस या वेटेज बढ़ सा जाता है. फिर कुछ सजेशंस दे दीजिए, जो सजेशंस इस रिपोर्ट में दिए गए हैं वही बोल दीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए एंड ऑल. और कंक्लूजन में कुछ डाटा वगैरह आप दे दें तो आपका आंसर अच्छा हो जाए. अपने लेवल पे अटेम्प्ट करें एंड देन यू कैन सी माई आंसर एज वेल टू गेट मोर पॉइंट्स. The next article is RBI bringing back gold asset to India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स. वैसे तो मैं इकोनॉमी की क्लास में, बेसिक क्लास में पढ़ाता ही हूँ इन द चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर. आई जस्ट होप कि आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स रिजर्व सरल भाषा में कहें तो वो खजाना जिसकी मदद से इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट किया जा सके. क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो पेमेंट करेंगे, आप मान लीजिए कि हमने इराक से क्रूड ऑयल खरीद के मंगाया, तो अब इराक को हम रुपए में पेमेंट करेंगे तो वो तो लेगा नहीं. इन जनरल वो क्या करेगा रुपए का, उसको तो ऐसी चीज कोई चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी इस्तेमाल कर पाए. तो इसके लिए फिर दुनिया के अलग अलग देश अपना फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेंटेन करता है. सरल भाषा में कहें तो वो खजाना जिसकी मदद से इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट किया जा सके. और फॉरेक्स रिजर्व, जिसका पूरा नाम हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है. तो भारत में फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने का काम है आरबीआई का. सरल भाषा में कहें तो फॉरेक्स रिजर्व इज यूज्ड टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड. अब जैसा मैं क्लास में भी कहता हूं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि हमें सोच के लगता है कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर सिर्फ फॉरेन करेंसीज होंगी, बट ऐसा नहीं होता है. फॉरेन करेंसीज तो होती ही है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, विच फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इट. फॉरेन करेंसीज में भी उन देशों की करेंसी हम रखते हैं या उन करेंसीज को रखते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा इस्तेमाल हो पाए, जैसे यूएस डॉलर, यूरोज, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, विच सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इनको कहा जाता है फॉरेन करेंसी असेट. उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व के 3 कंपोनेंट और होते हैं. गोल्ड, देखिए गोल्ड इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लिक्विडिटी राइट सिंस एंशिएंट टाइम. जब डॉलर वगैरह की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से gold is being used for international trade. So till day, gold is considered to be one of the most basic international liquidity for conducting international trade. डॉलर थ्योरेटिकली डिक्लाइन हो सकता है, यूरोज कोलैप्स हो सकता है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू हमेशा ही रहेगी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू हैव इंट्रिंसिक वर्थ. तो इसीलिए दुनिया के हर एक सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई इन इंडिया
वो अपार्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसीज थोड़ा बहुत गोल्ड भी मेंटेन करते हैं। इनफैक्ट फॉरेन करेंसीज एंड गोल्ड आर द टू बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन्ड बाय एनी कंट्री। लेकिन उसके अलावा दो चीजें और होती हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच। इन दोनों के लिए मैं आपको क्लास में आईएमएफ के बारे में बताता हूं। तो जिन स्टूडेंट्स का भी इकोनॉमी क्लास नहीं हुआ है को थोड़ा वेट करना होगा। एचडीआर और रिवर्स ट्रांच पोजीशन के बारे में मैं इकोनॉमी की क्लास में सिखाता हूं। जिनका हो गया है उनको मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि एचडीआर एक तरीके का आप कह सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी है क्रिएटेड बाय आईएमएफ। दो आई जस्ट होप यू रिमेंबर कि थ्योरेटिकली इट इज नॉट ए करेंसी बिकॉज करेंसी प्रिंट करने का पावर एक सोवरेन गवर्नमेंट को है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज इट इज यूज्ड एज एन इंटरनेशनल करेंसी अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ एंड इट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ, राइट। SDR international reserve asset created by IMF that represents a claim of foreign currencies for IMF member countries. And reverse tranche, some of the fund put by member countries of IMF with IMF, which can be taken back by the member countries in case of balance of payment crisis. आई होप कि आपको जिनका भी इकोनॉमिक्स हो गया है आपको एचडीआर और रिवर्स ट्रांच याद आ रहा है। प्लीज लेट मी नो, कहीं आप भूल तो नहीं गए। प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सीक्वेंस भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट होता है वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट, देन गोल्ड रिजर्व। ये दो टॉप मोस्ट होते हैं। भारत के अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ ही रहा है और पिछले महीने तो वो $700 बिलियन भी पार कर गया था, बट फिर थोड़ा सा कम हुआ है। 25 अक्टूबर का अगर डाटा देखा जाए, यानी कि 4-5 दिनों पहले का डाटा देखा जाए, तो इट वाज क्लोज टू $685 बिलियन, विच इज सब्सटैंशियल, विच इज गुड इनफ टू मीट आवर इंपोर्ट नीड ऑफ 11.2 मंथ्स। यानी कि अगले 11.2 महीनों तक, 11.2 मंथ्स तक हम आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं विद द रिजर्व दैट वी हैव, and that makes India fourth largest forex reserve holder in the world after China, Japan and Switzerland. रसिया और भारत में क्लोज कंपटीशन रहता है। कभी कभार रसिया भारत से आगे निकल जाता है, कभी भारत रसिया से आगे रहता है। अभी इंडिया इज एट 4th पोजीशन, बट कभी कभार इंडिया 5th पे भी पहुंच जाता है। तो ये जो डेटा ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 25 अक्टूबर का डाटा है, 684 बिलियन। यहाँ पे डाटा थोड़ा सा पुराना है, बट मोर और लेस मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपसे कभी भी प्रीलिम्स एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा कि इंडिया का रैंक 4th है या 5th है, क्योंकि वो रैंक फ्लक्चुएट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वाई एग्जामिनर विल टेक दैट रिस्क। बट मोटा मोटा आपको जानना चाहिए कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व स्टीडली बढ़ ही रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इंडिया चौथे या 5वें नंबर पर। अगर आपको रैंकिंग देगा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा अब्रप्ट सा रैंकिंग दे दे, 4th या 5th देने के बजाय बोल दे 7th 8th, जो फिर संभव नहीं है क्योंकि इतना पीछे भी नहीं जाएगा भारत। लेकिन 4-5 रैंक चेंज होते रहती है। अब आते हैं थोड़ा गोल्ड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का हर एक सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फॉरेन करेंसीज तो रखता ही है जिनका इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, बट अच्छा खासा गोल्ड भी रखता है। ये जो गोल्ड मेंटेन करने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है सिंस रसियाज अटैक ऑन यूक्रेन इन 2022। क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के देशों को ये बात समझ आने लगी कि अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, जिसमें ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। इन द क्लास ऑल्सो आई ऑफन से कि अमेरिका इज सुपर पावर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स आर्मी और just because of its economy, but because of its currency. That's one of the biggest reason, because most of the international trade is carried out in dollars and that provides hegemonic position to America. और उसका इस्तेमाल किया अमेरिका ने रसिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा कर्ब करने में आफ्टर रसिया इन्वेडेड यूक्रेन। वो तो रसिया ने चाइना के साथ और भारत के साथ ट्रेड को बढ़ा करके अपनी इकोनॉमी को somehow steadily maintain किया, but US used its dollar as a weapon in order to bring down Russia after Russia attacked
यूक्रेन इन 2022। तो दुनिया के सारे देशों को ये बात समझ आ गई है कि दे आर वल्नरेबल as long as they are conducting most of their trade in dollars. And since then, there has been a trend to reduce over dependency on dollar as far as international trade is concerned. और तब से दुनिया में एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है जिसको नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन, reducing over dependency on dollar for international trade. And since then, वर्ल्ड कंट्रीज, उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, दे आर बिल्डिंग अप ऑन देयर गोल्ड रिजर्व्स। तो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देश, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो, क्योंकि गोल्ड में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। गोल्ड तो एक इंट्रिंसिक वर्थ वाला ग्लोबल रिजर्व है, लिक्विडिटी रिजर्व है। बट सारे देशों के पास गोल्ड को होल्ड करके रखने की व्यवस्था नहीं है। दे डोंट हैव फैसिलिटी, वॉल्ट टू कीप देयर गोल्ड इन सेफ मैनर, and that is why what these countries do, or what their central banks do, they keep a large segment of their gold with some other country, their other central bank. For example, यूएस के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के पास अपना गोल्ड रख देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पास अगर गोल्ड है कुछ तो बैंक में जाकर के लॉकर में रख देते हैं ना, कि वहां पे सेफ रहेगा। वैसे ही दुनिया के कई सारे देश अपना गोल्ड जो है वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में, यूएस सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर के रख देते हैं। एंड दीज एक्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड या न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व एक्ट एज ए सेफ कस्टडी फॉर द गोल्ड फॉर दीज वर्ल्ड कंट्रीज। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के पास पड़ा हुआ है, फॉलोड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि कई सारे देश अपना अपना गोल्ड वहां जाकर के रखाते हैं एज सेफ कस्टडी। Almost all the central banks in the world have kept their gold with Bank of England and New York Federal Reserve, including RBI. RBI का भी बहुत सारा गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास उसके सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। तो ये जितना गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास है, सारा सारा हमारे पास खुद आरबीआई ने मेंटेन नहीं किया है, कुछ खुद के पास है और काफी सारा अमाउंट बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमने सेफ तरीके से रखा हुआ है इनसाइड द गोल्ड वॉल्ट ऑफ यूके। अगर आरबीआई का गोल्ड अमाउंट देखा जाए तो दैट इज क्लोज टू 510 मेट्रिक टन्स बाय सितंबर 2024। इसमें से अभी भी लगभग 324 मेट्रिक टन्स जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास प्रेजेंट है। यानी कि लगभग अब 190 मेट्रिक टन्स हम वापस ले आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में हमने काफी सारा गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस अपने पास ला करके रखा है। आज भी आप देखिए तो 510 मेट्रिक टन में से 324 मेट्रिक टन इज विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड, बट अबाउट 190 metric ton is with India. We are now holding our own gold with ourselves. It is in our custody. उनको बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं रखा है, बट दिस वाज एज हाई आज 453 मेट्रिक टन इन मार्च 2022। इतना डेटा याद नहीं रखना है, बस बताने वाली बात यह है कि लगभग 2 साल पहले हमारा ज्यादातर गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था। ज्यादातर गोल्ड लगभग हार्डली 50 मेट्रिक टन के आसपास हमारे पास था, बाकी सब हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था। बट पिछले 2 साल में आरबीआई अलग अलग सेगमेंट में पार्ट बाय पार्ट कर करके धीरे धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड से गोल्ड मंगा करके अपने पास रख रही है। इन लास्ट 2.5 years RBI has changed its strategy to keep its gold reserve with Bank of England. Rather than keeping it with Bank of England, it is bringing it back to keep it with itself. So repatriation of gold back to India, हम अपना गोल्ड अपने पास वापस ला रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज है, अभी धनतेरस के मौके पे बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन ऑफ गोल्ड हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई। हमारा ही सोना था, लेकिन हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था सेफ कस्टडी में, उसको हम वापस भारत में ला करके अब अपने पास रखेंगे। वाई आरबीआई इज ब्रिंगिंग बैक गोल्ड टू इंडिया? कारण सरल है, आरबीआई खुद की अपनी रिजर्व होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इससे होगा क्या, भविष्य में हम अपना सारा गोल्ड तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जिस तरह की फैसिलिटी न्यूयॉर्क फॉरेक्स
फेडरल रिजर्व प्रोवाइड करता है या बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रोवाइड करता है दुनिया के बाकी देशों को कि अपना सोना हमारे पास रखें, वैसी सर्विस हम दुनिया के बाकी देशों को भी प्रोवाइड करेंगे। तो आरबीआई अपनी खुद की गोल्ड रिजर्व होल्डिंग कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है। पहले अपना सोना अपने पास ले आएंगे, फिर दुनिया के बाकी देशों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ दूसरे देशों के पास अपना गोल्ड रखने का कॉस्ट भी होता है। जैसे आप बैंक में लॉकर में अगर गोल्ड रखते हैं तो बैंक को कुछ आप सर्विस चार्ज देंगे ना, सर्विस फीस देंगे ना। वैसे ही अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रख रहे हैं तो कुछ तो कॉस्ट आपको देना होगा। सो वो बचेगा व्हेन वी ब्रिंग बैक आवर गोल्ड टू आवर ओन कंट्री। तो इस कारण से आरबीआई, अब ये डेटा आपको एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, दिस डेटा आई जस्ट गिव यू to give an idea कि in last 2.5 year a larger chunk of gold that was with Bank of England of India has been brought back to India, yet a larger segment more than 50% of the gold still remains with Bank of England, जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे भारत वापस लेकर के आएगा। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, डीएसआई एग्रीमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पिछले 10-12 दिनों में कम से कम 2 बार मैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 की बात कर चुका हूं, विच हैज बीन रिसेंटली हेल्ड इन काली, कोलंबिया। तो मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। मैंने आपको बताया कि कैसे 1992 में अर्थ समिट हुआ इन रियो डी जेनेरियो, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस फाइनलाइज हुए, यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं यूएनसीसीडी, एंड देन यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और जैसे यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत हर साल में एक बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यानी कि एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है यूएनएफसीसीसी में। यूएनसीबीडी के अंदर बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है, बाई एनुअल। तो 2022 के बाद 2024 में हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 एट काली, कोलंबिया। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 ऑफ सीबीडी से रिलेटेड है वो आपको जानना चाहिए, फिल्म्स में आ सकता है। सो डिसीजंस एंड डिस्कशंस एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 ऑफ सीबीडी। पहला, इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी। तो देखिए, मान लीजिए कि केरला का कोई ट्राइब है जिसको एक पर्टिकुलर हर्ब के बारे में पता है कि उससे कोई एक बीमारी ठीक होती है, उस हर्ब को अगर ले करके दवाइयाँ बनाई जा रही हैं तो उस दवाइयों से जो भी इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन आ रहा है उसका फायदा उस केरला की कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए, राइट। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। तो ये डिसीजन लिया गया कि a subsidiary body was established to include indigenous groups in biodiversity discussion, recognizing their essential role in conservation efforts। तो अब जो इंडिजिनस बॉडी हैं, जैसे ट्राइबल बॉडीज हो गए, लोकल बॉडीज हो गए, उनका बायोडाइवर्सिटी डिस्कशन में कंट्रीब्यूशन होगा, ओपिनियन लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट उनके साथ शेयर किया जाए, इस पे भी चर्चा होगी। अब ये तो बड़ा जेनरिक सा डिस्कशन है, इस पे कोई खास सवाल आने के चांसेस मुझे नहीं लगता है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन ऑन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो डीएसआई एग्रीमेंट पे मुझे लगता है सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स में। सो डीएसआई होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसका जो जेनेटिक डेटा है उसको कहा जाता है डीएसआई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो डीएसआई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, रेफर्स टू डिजिटलाइज्ड जेनेटिक डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई माइक्रोब हो गया, बैक्टीरिया, अमीबा, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग को कहा जाता है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो ये कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग को कह दिया गया डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। अब ये जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल रिसर्च वर्क में होता है, फॉर एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ बनाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग है
जिसको कहा जाता है डीएसआई, उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सेगमेंट में, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, बायोडायवर्सिटी में। अब जब डीएसआई बनाया जाए तो इसका इससे रिलेटेड जो बेनिफिट होगा, यानी कि मान लीजिए कि कोई बड़ी अच्छी सी दवाई बन जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा, जो खूब सारा रेम्यूनरेशन अर्न करती है, तो फिर उसका बेनिफिट जो है लोकल कम्युनिटीज के साथ भी शेयर हो। अगेन वही स्टोरी, मान लीजिए कि तमिलनाडु के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके हमें कोई ऐसी दवाई बनाने का मौका मिल गया हमारे साइंटिस्ट को, जिससे कोई बड़ी सी बीमारी ठीक की जा सकती है। तो उस दवाई के कारण अब रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू का बेनिफिट शेयरिंग वहाँ की लोकल ट्राइब के साथ, तमिलनाडु के ट्राइब के साथ भी होना चाहिए। दैट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन at conference of party number 16. That was the discussion taken up at conference of party number 16 of CBD. ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएसआई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिजिटल सीक्वेंसिंग से जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, उसका इक्विटेबल या फेयर तरीके से बेनिफिट शेयर किया जाए, इसको लेकर के प्रपोजल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 में ही आया था। दैट वाज हेल्ड इन 2022 ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। इसको लेकर के फिर चर्चा हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 में एट काली कोलंबिया, लेकिन अभी तक ये डील फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो मैं फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं, डीएसआई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है डीएसआई। इस डीएसआई का इस्तेमाल होता है रिसर्च वर्क के लिए। इट कैन हेल्प इन डेवलपिंग सम हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड इन एग्रीकल्चर या सम एफिकेसी वाला फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब इससे जो भी बेनिफिट आए, रेम्यूनरेटिव बेनिफिट आए, वो लोकल कम्युनिटीज के साथ भी शेयर किया जाए जहां पे वो ऑर्गेनिज्म पाया गया था। इसको लेकर के एक प्रपोजल आया है एट सीबीडी, जिसको नाम दिया गया डीएसआई एग्रीमेंट। ये प्रपोजल सीबीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 में ही प्रपोज किया गया था। 16 में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है इन 2024, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। इस डिस्कशन के बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Model Solar Village Program. This topic is important from our syllabus GS Paper 5 Assam issues point of view. पहले बैकग्राउंड समझते हैं, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, इसी साल जनवरी महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम अनाउंस की, इनिशिएटिव अनाउंस की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा हार्नेस किया जाए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के इंप्लीमेंटेशन में फैसला किया गया कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर पैनल्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यह फैसला किया गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में। फिर फैसला किया गया कि इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इन सोलर पैनल से जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसका 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। तो जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी 300 यूनिट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगा, उसको ग्रिड कनेक्ट करके फिर बाकी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर एक सोलर पैनल, किसी एक हाउस होल्ड को चुना गया, मान लीजिए उस हाउस होल्ड को सोलर पैनल दिया गया, उसके घर पे इंस्टॉल कराया गया। एक बार जब सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया तो मंथली उसको 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ये फैसला लिया गया। तो ये जो कंपोनेंट था ना, 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा हाउस होल्ड्स को, इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत एक सब स्कीम, यानी कि विद इन दिस लार्जर स्कीम एक सब कंपोनेंट स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल दिया गया, इंस्टॉलेशन कराया गया। यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसी योजना के अंतर्गत फैसला किया गया कि 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू दीज हाउस होल्ड्स। तो ये जो 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ है, इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए इस लार्जर स्कीम के अंतर्गत फिर ये सब कंपोनेंट लाया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत फैसला लिया गया कि ये जो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बनाने हैं हमको, ये अर्बन एरिया में ना बना करके रूरल एरिया में बनाया जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कंपोनेंट लाया गया मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम, कि अभी हम लोग रूरल एरियाज में हाउस होल्ड्स को चुनेंगे, उनके छतों पे फ्री सोलर पैनल दे करके इंस्टॉलेशन करेंगे और 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे पर मंथ। बाकी जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको ग्रिड कनेक्ट करके बाकी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो है स्कीम एक ही, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को ऐसे ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसी के अंतर्गत फैसला किया गया कि इनको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। तो फिर बोला गया कि चलिए इस बड़े स्कीम के अंतर्गत दूसरा सब कंपोनेंट है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब फैसला हुआ कि ये जो हाउस होल्ड है इनको रूरल एरियाज में चुना जाए। तो इस मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम लाया जा रहा है, जहां पे रूरल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ पे ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाए। तो मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आई इंटेंड नॉट टू क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट और एनी स्कीम, बट ये अननेसेसरी कंफ्यूजन है। मामला सिंपल ही है, एक ही स्कीम है, उसके अंतर्गत ये दूसरा सब कंपोनेंट और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तीसरा कंपोनेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इन 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब फैसला किया गया कि ये परिवार रूरल एरियाज में होंगे, तो इसके लिए लाया गया मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम। तो मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी इन रूरल एरियाज, ठीक है, ताकि वो रूरल एरिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूज कर पाए। अच्छा, सोलर एनर्जी का जब भी बेस्ट इस एग्जांपल या बेस्ट एप्लीकेशन आपको लिखना हो तो आप यही लिखना कि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि अर्बन एरियाज में तो ग्रिड कनेक्टेड पावर सप्लाई है ही, रूरल एरियाज में ग्रिड कनेक्शन इतने दूर तक पहुंचा पाना कठिन हो जाता है। इसलिए रूरल एरियाज में सोलर पैनल्स आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि सन एनर्जी तो हर जगह है। It will also reduce dependence on fossil fuel and provide reliable energy to the underserved communities in rural areas. So this program is part of प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, एंड प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना वाज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अच्छा, इस स्कीम को इंटीग्रेट किया जाएगा विथ अदर सोलर एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स ऑल्सो, जैसे कि पीएम कुसुम एंड ऑल। सो दिस मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत मॉडल विलेजेस आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिनको सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया जाएगा जहां के हाउस होल्ड्स पे। ये योजना के अंतर्गत ये फिर अब मॉडल विलेजेस आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो भी मॉडल विलेज चुना जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे भारत सरकार द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फॉर सोलर पैनल डेवलपमेंट। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि आसाम सरकार ने फैसला किया है कि अपने 35 डिस्ट्रिक्ट्स पे 35 मॉडल विलेजेज आइडेंटिफाई करेंगे। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक 1 solar powered village in each of 35 districts under मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा विलेज को मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा, उसकी लिस्ट बनाएंगे आसाम के पावर मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विथ रेस्पेक्टिव एमएलएस। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा मैंने इससे रिलेटेड नहीं दिया है, लेकिन कभी कभार आपको इंटेलिजेंट गेस भी करना होता है। तो ऑप्शंस पढ़िए, इंटेलिजेंट गेस कीजिए, बाकी तो कल मैं जवाब दे ही दूंगा, ठीक है। थोड़ा गेस कीजिए इस सवाल के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भाषा गौरव सप्ताह सेलिब्रेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है कि अभी एसएमईज लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए असम के अंदर भाषा गौरव सप्ताह सेलिब्रेट किया जाएगा। इस भाषा गौरव सप्ताह यानी कि लैंग्वेज वीक विल सेलिब्रेट असमीज लैंग्वेज declaration as classical language, and it will also be used to appreciate linguistic contribution of different scholars and communities in Assam towards Assamese language. न्यूट्रॉन स्टार को लेकर के बस एक स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में न्यूट्रॉन स्टार जो है उसका
सेप जो है वो फिक्स्ड हो चुका है, अब वो फर्दर कोलैप्स नहीं कर रहा। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। गोवर्धन स्कीम, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गोवर्धन स्कीम में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अर्बन एरियाज के लिए नहीं है ये, और कोई सब्सिडी की बात नहीं की गई है गोवर्धन स्कीम में। तो इस कारण से ये अर्बन एरियाज और सब्सिडीज के कारण 2 और 3 गलत हो गया। यहाँ पे तो दोनों ही गलत है। जीएसटी जो है इंक्रीज कहाँ हो रहा है, अप्रैल महीने में हाईएस्ट था, फिर कम हो गया, एंड इट इज ऑल्सो नॉट इन लाइन विथ आवर बजट एस्टीमेट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।